नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकवि की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनका नाम ही अपने आप में विद्रोह, करुणा और एक अद्वितीय काव्य प्रतिभा का प्रतीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, और खासतौर पर हम उनकी उस कविता को समझने की कोशिश करेंगे जो सीधे आत्मा को छूती है। सरोज स्मृति। बिल्कुल। हमारे पास निराला जी के जीवन और उनकी इस बहुत ही निजी, बेहद व्यक्तिगत कविता से जुड़े कुछ स्रोत हैं, कुछ दस्तावेज हैं। तो आज हमारा इरादा सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों के सहारे निराला जी के जीवन के जो उतार चढ़ाव रहे, साहित्य में उनका जो बड़ा योगदान रहा, और खासकर सरोज स्मृति में जो दर्द है, जो बेबसी है, हाँ, और वो वात्सल्य भी, उसको महसूस करना है, जिसने इस कविता को इतना खास बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। निराला जी के जीवन की कहानी ये शुरू होती है सन 1898 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव से। हाँ, हालांकि उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का था, उन्नाव जिले का गढ़कोला गांव। और ये भी दिलचस्प है कि बचपन में उनका नाम सूर्य कुमार था, निराला नहीं। जी। लेकिन जीवन उनके लिए शुरू से बहुत आसान नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे नियति ने बचपन से ही मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। बहुत ही छोटी उम्र में माँ का देहांत हो गया। और स्कूली पढ़ाई भी जो जानकारी मिलती है वो औपचारिक तौर पर सिर्फ 9वीं कक्षा तक ही हो पाई। हाँ, और यहाँ ये जानना भी जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इस शुरुआती खालीपन में उनकी पत्नी मनोहरा देवी एक तरह से प्रेरणा बन के आई। अच्छा। जी, उन्हीं से निराला जी को साहित्य और संगीत में वो गहरी रुचि पैदा हुई। लेकिन विडंबना देखिए, ये साथ ज्यादा लंबा नहीं चला। जीवन में दुख के रंग बहुत जल्दी और गहरे होने लगे। बिल्कुल। सन 1918 ये साल उनके लिए बहुत भारी रहा। सिर्फ 20-21 साल की उम्र रही होगी जब पत्नी का देहांत हो गया। और ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, जैसे त्रासदियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई, एक के बाद एक परिवार के लोग जाते रहे। लेकिन शायद वो चोट सबसे गहरी थी जो उन्हें अपनी इकलौती बेटी सरोज की मृत्यु से लगी। इस एक घटना ने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया। और जीवन में मृत्यु को इतनी करीब से देखना, इतनी बार अपनों को खोना, ये अनुभव उनकी कविताओं में एक स्थायी भाव की तरह मौजूद है। सही कह रही हैं। ये सिर्फ उनका निजी दुख नहीं रहा, बल्कि उनकी पूरी काव्य दृष्टि का, उनके देखने के तरीके का हिस्सा बन गया। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये व्यक्तिगत मुश्किलें उनके काव्य संसार का एक जरूरी हिस्सा बन गईं। इससे उनकी लेखनी में एक खास तरह की तीव्रता और गहराई आई। इन्हीं सब व्यक्तिगत तूफानों के बीच उनका साहित्यिक सफर भी चल रहा था। सन 1916 में उन्होंने कविता लिखी थी जूही की कली। हाँ, जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुई। और यहीं से हिंदी कविता में एक नई बात भी जुड़ी। उन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक माना गया। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। ये मुक्त छंद का प्रवर्तन ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं थी, ये उस समय की जो साहित्यिक परंपराएं थी, नियम थे, उन पर एक सीधी चोट थी। इसे समझना जरूरी है। अच्छा। जो छंदों की बंदी बंधाई व्यवस्था चली आ रही थी, उसको तोड़कर भाव और विचार को पहली बार इतनी खुली उड़ान देना, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। और जाहिर है इस नई राह पर विवाद भी खूब हुआ। उस समय के कई बड़े साहित्यकारों ने इसकी तीखी आलोचना की, मजाक भी उड़ाया, रबड़ छंद, केंचुआ छंद, क्या क्या नहीं कहा। बाप रे। ये दिखाता है कि निराला परंपरा के स्थापित ढांचों से कितना बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठा रहे थे। अपने लेखन के साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया। 1922 में रामकृष्ण मिशन की पत्रिका समन्वय से जुड़े। और फिर मतवाला से भी 1923-24 में। हाँ, मतवाला के संपादन से। लेकिन जैसा कि स्रोत साफ बताते हैं, जीवन भर परिवार की और पैसे की मुश्किलें उनके पीछे लगी रहीं। और उनका वो स्वभाव भी तो था, फक्कड़ और स्वाभिमानी, किसी बंधन में बंधने वाले नहीं। शायद इसीलिए कहीं एक जगह टिककर लंबे समय तक काम नहीं कर पाए। और इसी स्वाभिमानी स्वभाव की झलक उनकी कविताओं में, जो व्यवस्था पर व्यंग है, व्यक्ति की गरिमा पर जोर है, उसमें भी तो मिलती है ना? बिल्कुल। खैर, जीवन के आखिरी पड़ाव में वो इलाहाबाद आ गए और वहीं सन 1961 में उनका निधन हुआ। निराला जी को हिंदी साहित्य में सिर्फ छायावाद का ही नहीं, मतलब वो काव्यधारा जिसमें प्रकृति, कोमल भावनाएं, एक रहस्य का भाव। हाँ, छायावाद के तो वो स्तंभ थे ही। हाँ, उसके अलावा हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता का भी प्रमुख आधार माना जाता है, जिसमें बंधनों से मुक्ति और व्यक्ति की अपनी भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया गया। उनका रचना संसार अद्भुत रूप से फैला हुआ है।
बिल्कुल। एक तरफ उसमें भारतीय इतिहास है, दर्शन है, परंपरा की गहरी समझ दिखती है, तो दूसरी तरफ अपने समय का समाज, आम आदमी का जीवन, उसका यथार्थ, वो भी पूरी बेबाकी से मौजूद है। सही। भावों और विचारों की ऐसी विविधता, ऐसी रेंज और गहराई सच में बहुत कम कवियों में मिलती है। उन्होंने भारतीय प्रकृति के अलग-अलग रूप, भारतीय संस्कृति की आत्मा और खास तौर पर, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, किसान जीवन का संघर्ष, उसके अनकहे दर्द और सौंदर्य को बड़ी संवेदनशीलता से अपनी कविताओं में उतारा है। ये अद्वितीय है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक तो थे, पर सिर्फ उसी में नहीं लिखा। उन्होंने कई तरह के पारंपरिक छंदों में भी उतनी ही कुशलता से लिखा। हाँ, ये भी है। काव्य रूपों को भी देखें तो रेंज बहुत बड़ी है। एक तरफ राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी लंबी विचार प्रधान कविताएं हैं, प्रबंधात्मक। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ दिल को छू लेने वाले छोटे छोटे गाने जैसे पद, प्रगीत भी हैं। और ये भी जानने लायक है कि उन्होंने हिंदी में गजलें लिखने की भी कोशिश की। अच्छा। हाँ, और उनकी कविताओं में समाज की जो गड़बड़ियां हैं, उन पर चोट अक्सर तीखे व्यंग्य के रूप में सामने आती है। और अगर भाषा की बात करें तो निराला की काव्य भाषा के भी कई रंग हैं, कई स्तर। हाँ। जैसा कि स्रोत हमें बताते हैं, राम की शक्ति पूजा जैसी रचना है तो उसमें संस्कृत वाले तत्सम शब्दों से भरी गंभीर भाषा है, भारी भरकम। हाँ। वहीं भिक्षुक या वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं हैं तो उनमें आम बोलचाल की भाषा का कितना जीता जागता, कितना रचनात्मक इस्तेमाल है। सही कहा। भाषा का कसाव मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहना, जिसे शब्दों की मितव्ययता कहा गया है, और अर्थ की गहराई पर जोर, ये निराला की भाषा की पहचान बन गई हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों की अगर एक लिस्ट देखें तो परिमल, गीतिका उनके शुरुआती दौर की हैं, अनामिका जिसके बाद के संस्करणों में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी कविताएं भी शामिल हुई। हाँ, अनामिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उनकी प्रतिभा और निखरती है। तुलसीदास एक महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। कुकुरमुत्ता में उनका व्यंग जबरदस्त है। हाँ, कुकुरमुत्ता तो बिल्कुल अलग है। इनके अलावा अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज कई कृतियां हैं। और सिर्फ कविता नहीं, कहानियां और उपन्यास भी लिखे। उपन्यासों में बिल्ले सुर बकरिया काफी चर्चित हुआ था। हाँ, बिल्ले सुर बकरिया अपने यथार्थ चित्रण के लिए। उनका पूरा साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में उपलब्ध है। चलिए अब उस रचना पर आते हैं जो आज हमारी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है, सरोज स्मृति। जी, जैसा कि हमारे स्रोत बिल्कुल साफ बताते हैं, ये कविता निराला जी की दिवंगत पुत्री सरोज की याद में लिखी गई है। ये हिंदी साहित्य का शायद सबसे प्रसिद्ध शोक गीत है। एक बेटी के असमय चले जाने पर एक पिता का एक चित्कार। लेकिन इस रोने में, इस विलाप में भी कई परतें हैं। कविता पढ़ते हुए लगता है कि पिता के आंसुओं में कभी इतिहास की शकुंतला की छवि दिखती है। हाँ, शकुंतला का जिक्र आता है। तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की यादें ताजा हो जाती हैं। उन्हें अपनी बेटी के रूप में उसके विवाह के समय अपनी पत्नी का ही अक्स दिखाई देता है। और ये सिर्फ एक शोक गीत या मातम तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। इसमें एक भाग्यहीन पिता का अपने जीवन के संघर्षों का पूरा हिसाब किताब भी है। हाँ। समाज के साथ उसके जो रिश्ते रहे कड़वे मीठे, उसका ताना बाना भी है। और सबसे ज्यादा जो दिल को छूता है वो है अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ न कर पाने का एहसास, जिसे स्रोतों में अकर्मण्यता बोध कहा गया है। मतलब कुछ न कर पाने की, लाचार होने की गहरी भावना। ये कविता एक तरह से निराला के अपने पूरे जीवन संघर्ष का, उनकी पूरी पीड़ा का दस्तावेज बन जाती है। उनकी वो पंक्ति जो शायद हर हिंदी जानने वाले को याद होगी और जिसका जिक्र हमारे स्रोत भी करते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। बिल्कुल, ये पंक्ति जैसे इस पूरी कविता का और निराला के जीवन के अनुभव का निचोड़ है। चलिए अब सरोज स्मृति के उन हिस्सों पर थोड़ा और ध्यान दें जो हमारे सामने हैं। निराला अपनी बेटी सरोज के विवाह के समय को याद करते हैं। कैसे उस नई दुल्हन पर कलश का पवित्र जल गिराया गया, कैसे उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे बिजली की कोई महीन सी लकीर फंसी हो, होठों में बिजली फंसी स्पंद। क्या बात है। दिल में अपने होने वाले पति की सुंदर छवि थी और उसका वो श्रृंगार जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता, वो जैसे उसके पूरे वजूद से जाहिर हो रहा था। ऊपर थरथराता अधर, झुकी हुई पलकों से एक रोशनी, एक आभा उतरकर जैसे उसके होठों पर कांप रही थी।
अद्भुत वर्णन है। और पिता यानी निराला अपनी बेटी के उस रूप में अपने जीवन के पहले वसंत गीत को साकार होते देख रहे थे। देखा मैंने वह मूर्ति धी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीति। यहाँ निराला एक बहुत ही गहरी, एक तरह से दार्शनिक बात कहते हैं। वो लिखते हैं, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रियासंग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना मही। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो प्रेम, वो सौंदर्य का भाव जो अब तक निराकार था, जिसका कोई रूप नहीं था, जो सिर्फ उनकी कविताओं में रस बनकर बहता था, जो प्रेम राग उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर अपने प्राणों में महसूस किया था, वही अमूर्त भाव अब बेटी सरोज के रूप में साकार हो गया था। जैसे आकाश ही धरती बन गया हो। ये कल्पना, ये सोच ही कितनी विलक्षण है। वाह। फिर उस विवाह की सादगी का जिक्र आता है। कोई अपना रिश्तेदार पास नहीं था, किसी को न्योता नहीं भेजा गया था, घर में शादी ब्याह वाले गीत संगीत का वो शोर शराबा नहीं था। बस एक खामोशी थी, एक शांत संगीत था जो नए जीवन के शुरू होने पर बज रहा था। और पिता की भूमिका? हाँ, निराला खुद कहते हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। मतलब माँ की जो भी सीख देनी थी वो पिता ने ही दी, बेटी के लिए फूलों की सेज भी खुद ही सजाई। और मन में सोचा, ये भी कर्णवऋषि की पाली शकुंतला जैसी है, पर यहाँ कहानी कुछ और है, ये कला कुछ और है। सोचा मन में, वह शकुंतला पर पाठ अन्य, यह अन्य कला। शायद वो अपने और राजा दुष्यंत के हालात का फर्क देख रहे थे। हो सकता है। कविता आगे बताती है कि शादी के कुछ दिन बाद सरोज खुशी खुशी अपनी नानी के घर, मतलब अपने ननिहाल चले गए जी। वहां उसे मामा मामी का इतना प्यार मिला कि निराला लिखते हैं, भर जलद धरा को ज्यों अपार। जैसे बादल धरती को पानी से भर देते हैं, वैसा स्नेह मिला। वही लोग उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहे, उसी के लिए जीते रहे। और फिर जीवन का वो दुखद मोड़। निराला लिखते हैं, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। उफ। यानी जिस ननिहाल की बेल पर तू कली बनकर खिली थी, वहीं पली बढ़ी, स्नेह में झूली, और अंत में उसी गोद में तूने शरण ली, आंखें मूंद ली, यानी महामरण को प्राप्त हुई। कितना कितना मार्मिक है। इसके बाद पिता का वो खुद से बात करना आता है जो सच में कलेजा चीर देता है। वो खुद को भाग्यहीन कहते हैं और बेटी को अपना एकमात्र सहारा बताते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल। और फिर कहते हैं कि बरसों बाद जब ये दुख फिर से सहा नहीं गया, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, तब फिर वही पंक्ति उनके होठों पर आती है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। जैसे सारे शब्द, सारा दर्द इसी एक पंक्ति में समा गया हो। कविता के आखिरी हिस्से में एक तरह का गहरा दुख है और नियति के आगे जैसे हार मान लेने का भाव है। हाँ। वो कहते हैं, चाहे मेरे कर्मों पर बिजली गिरे, चाहे धर्म का रास्ता ही क्यों न सधे, मेरा सिर तो हमेशा झुका ही रहेगा, और इस रास्ते पर चलते हुए मेरे सारे अच्छे बुरे काम वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे सर्दी के मौसम में कमल की सैकड़ों पंखुड़ियां टूटकर बिखर जाती हैं। कन्या, गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। और अंत में एक पिता अपनी दिवंगत बेटी का तर्पण करता है, अपने जीवन भर के कर्मों को उसे सौंपते हुए। तर्पण की क्रिया, जैसा स्रोत बताते हैं, दिवंगतों को जल देने की एक रस्म है। हाँ। ये एक पिता का अपनी संतान के लिए किया गया शायद सबसे अनोखा और दिल को छूने वाला तर्पण है। हाँ। तो इन स्रोतों के जरिए हमने निराला जी के जीवन की एक झलक देखी, जो व्यक्तिगत त्रासदियों से, लगातार संघर्ष से और एक अटूट स्वाभिमान से बुनी हुई थी। हमने हिंदी कविता में उनके क्रांतिकारी योगदान को समझा, खासतौर पे मुक्त छंद के जरिए उन्होंने कैसे कविता को एक नई दिशा दी। और हमने सरोज स्मृति में झांककर देखा कि कैसे गहरी निजी पीड़ा, ईमानदारी और आत्ममंथन एक कालजयी रचना को जन्म दे सकते हैं। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि कैसे दुख की गहरी खाई से भी कला का ऐसा सोता फूट सकता है जो सबको जोड़े। निश्चित रूप से। और स्रोत में जिस अकर्मणीयता बोध का जिक्र है, मतलब बेटी के लिए बहुत कुछ न कर पाने की पिता की वो बेबसी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। क्या उस जमाने के सामाजिक आर्थिक हालात, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ या फिर समाज की उम्मीदें इस भावना को और गहरा करती होंगी? और क्या एक पिता का अपनी संतान के लिए पर्याप्त न कर पाने का ये एहसास,
ये संघर्ष आज के बदलते समय में भी किसी न किसी रूप में मौजूद नहीं है? हाँ, ये तो आज भी उतना ही सच लगता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने समय और समाज के आईने में देखने को मजबूर करता है, और जिस पर हमारे श्रोता अपने निजी अनुभवों और अपने आसपास जो देखते हैं उसकी रोशनी में जरूर विचार कर सकते हैं।